ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। हेलो नमस्कार। आज तक रेडियो की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। मेरा नाम है नितिन ठाकुर और स्वागत करता हूं आपका मनी मैनेजर के दूसरे एपिसोड में, जहां अगले 20-25 मिनट होंगे हम, आप और हमारे पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट शुभम शंकर। अगर आज आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो जल्दी से बता देता हूं कि हम यहाँ करते क्या हैं। सबसे पहले तो हम हर शनिवार यहाँ आते हैं, सो आ गए हैं। फिर हम फाइनेंस से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसका सीधा संबंध आपकी और हमारी जेब से है, बचत से है। और फिर हम उस टॉपिक की बाल की खाल निकालते हैं, मतलब उसका भूत, भविष्य, वर्तमान और जो कुछ भी। तो आज का टॉपिक हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था। हम बात करेंगे आज गोल्ड की, सोने की। उसे खरीदने का क्या ये सही वक्त है या बेचने का ठीक समय है? आसमान छू रहे सोने के भाव अचानक कैसे 4-4.5 हजार रुपए टूट गए हैं? और जब बाजार बंद है और आम लोग सोना खरीद नहीं रहे हैं, फिर भी गोल्ड की कीमत क्यों बढ़ रही थी? कौन खरीद रहा था सोना? सोना हम भारतीयों के दिलों के काफी करीब होता है, शुभ होता है, शगुन भी होता है। तो फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मनी मैनेजर और बात करते हैं आपकी बचत की। मैं हूं नितिन और परिचय कराते हैं आपका हमारे एक्सपर्ट से। शुभम शंकर हमारे साथ हैं। वेलकम शुभम जी। शुक्रिया। मनी मैनेजर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आप फाइनेंस और मार्केट की खबरों पर बारीक नजर रखते हैं। इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर भी हैं। तो बहुत जल्दी से आपको बताते हैं कि हम प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आपको 1 मिनट में बताएंगे हफ्ते की 3-4 ऐसी बड़ी खबरें जो आपकी और हमारी जेब पर असर डालती हैं, और उन खबरों पर शुभम का एक लाइन का एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। इसके बाद बात करेंगे गोल्ड की। पूछेंगे कि सोना जा कहां रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। तो हमारा सेगमेंट है हाँ जी और ना जी। क्या अभी सोने में पैसा लगाने का ठीक वक्त है? अगर हम कहें हाँ जी तो जानेंगे कि क्यों, और यदि नहीं है तो हम कहेंगे ना जी तो जानेंगे कि क्यों नहीं। इसके बाद तलाशेंगे ऐसे सभी सवालों के जवाब जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था, और अगले एपिसोड में क्या टॉपिक उठाएंगे वो भी बताएंगे आपको। और अगर आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कहां कर सकते हैं, कहां लिखकर भेज सकते हैं, वो ईमेल पता भी आपको देंगे। और लास्ट में हम बजाएंगे क्लोजिंग बेल और कुछ ऐसी टिप्स देंगे कि आपको अगले हफ्ते यानी इस हफ्ते किस किस बातों पर नजर रखनी चाहिए ताकि आपकी बचत बढ़ सके। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ। तो पहली हेडलाइन शुभम जी, इसमें आंकड़े बहुत है इसलिए गौर से सुनना है। इस हफ्ते थोक महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, वो है -0.58%, जबकि खुदरा महंगाई दर बढ़कर लगभग 0.7% से बढ़कर हो गई है 6.93%। इस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी का सरोकार खुदरा महंगाई से रहता है। खुदरा महंगाई मतलब जिस मूल्य पर हम और आप बाजार से वस्तुओं को और सेवाओं को खरीदते हैं। खुदरा महंगाई में तेजी का मतलब ये हुआ कि आपका जो महीने का बजट है उस पर असर पड़ सकता है, महंगाई बढ़ रही है। जी। दूसरी हेडलाइन है शुभम, जून में औद्योगिक उत्पादन में 16.6% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन अगर इसकी तुलना मई से करें तो ये बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछले साल से इस साल जून में औद्योगिक उत्पादन दर 16% कम है, इसका मतलब लॉकडाउन का असर अभी बाकी है। देश भर में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें उत्पादन अभी पुरानी रफ्तार से, पिछले साल की रफ्तार से शुरू नहीं हुआ है। मासिक आधार पर इसका सुधरने का मतलब ये है कि जो हालात पिछले 3 महीने पहले थे या 2 महीने पहले थे उनमें अब सुधार आ रहा है, जो स्वाभाविक है। क्योंकि हमने देखा था कि अप्रैल और मई के वो महीने थे जब पूरे देश में लॉकडाउन था, और उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक हुई चीजें तो औद्योगिक उत्पादन का मासिक स्तर पर सुधरना स्वाभाविक है। लेकिन ये जाहिर है कि अभी हम पिछले साल के स्तर से 16% नीचे हैं, यानी कि जितना सामान पिछले साल जून में फैक्ट्रियों में बन रहा था उतना भी नहीं बन रहा है। तीसरी हेडलाइन है, प्रधानमंत्री ने इसी हफ्ते फेसलेस टैक्स असेसमेंट ये सुविधा लॉन्च की है टैक्स पेयर्स के लिए। क्या कहते हैं, राहत मिलेगी? इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली ये कि फेसलेस असेसमेंट में निश्चित तौर पर राहत मिल सकती है आदर्श स्थिति में, अगर इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छा होता है तो। क्योंकि अधिकारी को ये नहीं पता होगा कि टैक्स पेयर कौन है, और टैक्स पेयर को ये नहीं पता होगा कि कौन सा अधिकारी उसका असेसमेंट कर रहा है, और ये फेसलेस होगा।
बट इसकी एक बड़ी समस्या इसके संग ये जुड़ी है कि अब अधिकारी जो कुछ भी निर्भर होगा वो ये होगा कि टैक्स पेयर जो अपना जवाब लिखकर दे रहा है उसके आधार पर ही वो अपना अगला निर्णय लेगा। अब अगर टैक्स पेयर अपनी बात को अच्छे से लिखकर समझा पाता है तभी शायद इस पूरी व्यवस्था की सफलता इसी पर टिकी है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अधिकारी जब हमसे आमने सामने कोई चीज पूछते हैं तो कई बार हम अपनी बात को समझाने के लिए कई उदाहरण के तरीके से कई चीजें पिछले बैकएंड से समझा सकते हैं, पर जब आप फेसलेस असेसमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, आप जो कुछ लिख रहे हैं और लिखा हुआ अधिकारी को कितना समझ में आता है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। सबसे ज्यादा इसकी सफलता इसके क्रियान्वयन पर ही निर्भर करेगी। शुभम, आखिरी हेडलाइन बोलता हूँ आपको, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि देश की बेरोजगारी दर 5 हफ्ते की शीर्ष ऊंचाई पर पहुंच गई है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में पहले तो घटी थी, अब फिर बढ़ गई है। जी बिल्कुल, हमने देखा कि एक बार जैसे ही जो सरकार ने गांव में एक स्कीम लेकर आई, प्रधानमंत्री रोजगार की एक नई स्कीम लेकर आई, उसके बाद लोग जब गांव लौटे तो इसका स्वाभाविक था कि बेरोजगारी का घटना, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अब चौमासे आ गए, यानी कि बारिश शुरू हो चुकी है, गांव में काम खत्म हो चुका है। पहले गांव में जिसे कहते हैं कि पैदावार जब आती है तो कटाई का काम होता है, उसके बाद बुआई का काम होता है, लेकिन चौमासे आते आते बारिश शुरू होते होते गांव में वो काम कम हो जाता है, घटने लगता है। और क्योंकि गांव में बेरोजगारी दर फिर बढ़ रही है, श्रमिक खाली है, इसलिए बेरोजगारी दर में भी उसका असर साफ दिखता है। जी, अब शुभम बात करते हैं सोने की। सोना अजीब खेल खेल रहा है। लॉकडाउन के वक्त जब सब कुछ बंद था, इकोनॉमी और मार्केट की हालत खस्ता थी, फिर भी सोना चढ़ा। क्यों शुभम, ऐसा क्यों हुआ? जी देखिए, इसको समझने के लिए हमें अपनी बात को शुरू करना होगा अमेरिका से, और अमेरिका के भी केंद्रीय बैंक से, यानी कि फेडरल रिजर्व से। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को शून्य के आसपास पहुंचा दिया है। इस समय अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं, जो नीतिगत दरें जिसे कहा जाता है, यानी कि जिस दर पर किसी व्यापारी को बैंक से कर्ज मिलता है, बैंकों को रिजर्व बैंक से और रिजर्व बैंक आगे बैंक व्यापारियों को कर्ज देते हैं, वो दर अमेरिका में 0% या उसके आसपास है। जब ब्याज दरें 0 के आसपास हैं, इसका मतलब कि मुद्रा लगभग फ्री है, सस्ती पूंजी बाजार में उसका प्रवाह हो रहा है। अब नितिन, यहाँ समझने की बात यह है कि अब जब पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र हो रहा है, आसानी से हो रहा है, सस्ती पूंजी बाजार में उपलब्ध है और बाजार रिस्की है, शेयर बाजार में नहीं पता कोरोना कहां तक फैलेगा, सेकेंड वेव आएगी नहीं आएगी, लॉकडाउन कब खुलेंगे, कंपनियां कब अच्छा करेंगी, दुनिया भर के बाजार कब सुधरेंगे, लोगों को नौकरियां कब मिलेंगी, इन तमाम असमंजसों के बीच अगर कहीं पर निवेशकों को सुरक्षित विकल्प दिखता है तो वो दिखता है सोना। पूंजी सस्ती है, निवेश का विकल्प सुरक्षित सोना है, और यही कारण है कि सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये बात मैंने अमेरिका से शुरू क्यों की? क्योंकि भारत में सोना पैदा नहीं होता है, बहुत छोटा सा 1% 2% अगर आप देखेंगे तो शायद सोने की माइनिंग होती है। अदरवाइज ज्यादातर सोना, भारत सोने के मामले में निर्भर है आयात पर, यानी कि विदेश से आता है। जब विदेश से सोना आता है तो उसकी कीमतें भी विदेश से तय होती हैं। जब अमेरिका में कॉमेक्स पर सोना $2000 पहुंच गया, जो उसका अब तक का उच्चतम स्तर था, यानी कि इससे पहले कभी इस स्तर पर सोना नहीं पहुंचा था, तो भारत में भी सोना 56,000 के स्तर को छू आया। लेकिन जैसे ही रशिया की तरफ से ये खबर आई कि पहली वैक्सीन रशिया ले आया है, वो वैक्सीन की अभी जांच होना ना होना, उसकी इतनी उपलब्धता होना, उसकी अभी विश्वसनीयता पर भी सवाल है, बट उसके बाद भी इस खबर ने अपना काम किया और दुनिया भर में वो लोग जो सोने को सेफ हेवन बाइंग मान रहे थे, सुरक्षित निवेश का विकल्प मान रहे थे, जो इस बाबत खरीदारी कर रहे थे कि कोविड के चलते बहुत अनिश्चितताएं हैं, असमंजस हैं, उन्होंने तत्काल मुनाफा वसूली की, और मुनाफा वसूली का यह असर हुआ कि बाजार में सोने की कीमतें एकाएक भरभरा कर गिर पड़ी। ठीक है शुभम, ये बात तो मैं आपकी समझ गया। अगला सवाल इससे मैं जो जुड़ा हुआ ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अनलॉक के बाद लगातार सोने की कीमत बढ़ी थी, 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक वो पहुंचा था। फिर इसी हफ्ते करीब 6,500 रुपये टूटा और अब वो 50,000 के भी नीचे है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या सोने के अच्छे दिन लग गए या उम्मीद अभी बाकी है? नितिन, यहाँ पर दो बातें समझनी जरूरी। पहली ये कि भारत में अब सोने की मांग 2012 के बाद दो जगह बट गई। एक सोना गहनों के लिए, दूसरा सोना निवेश के लिए। निवेश के लिए गोल्ड बॉन्ड है, निवेश के लिए गोल्ड के म्यूचुअल फंड है, निवेश के लिए गोल्ड के ETF है। लगातार हमने देखा कि 6 सालों में गोल्ड ETF से आउटफ्लो के बाद ये साल पहला ऐसा साल आया जब गोल्ड में इनफ्लो आया। इनफ्लो मतलब कि सोने में निवेश बढ़ा।
लेकिन WGC की, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो पिछले महीने रिपोर्ट जारी हुई, जो ये बताती है कि अप्रैल से जून की तिमाही में सोने की जो मांग है वो 70% घटकर केवल 63.7 टन रह गई। इसमें भी अगर आभूषणों की मांग आप देखें तो दूसरी तिमाही में 74% घटकर, मतलब 168.6 टन जो थी वो पिछले साल थी, वो घटकर केवल 44 टन पर आ गई। तो निवेश की मांग बढ़ रही है। निवेश आम व्यक्ति गोल्ड ETF में कर रहा है, जो बैंक हैं, रिजर्व बैंक को भी, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। करेंसी जब आप प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है। इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड की बाइंग करते हैं। तो भले लॉकडाउन में बाजार बंद थे, बड़े लोग गहने नहीं खरीद रहे थे, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी बताती है, लेकिन उस समय गोल्ड कौन खरीद रहा था? उस समय गोल्ड में निवेश करने वाले निवेशक खरीद रहे थे। उस समय गोल्ड ऐसे लोग खरीद रहे थे जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, गोल्ड की ETF में या गोल्ड बॉन्ड में बाइंग करते हैं, और यही कारण था। और जैसे आपने कहा कि गिरावट क्यों आई, तो गिरावट मैंने आपको बताया कि जैसी रशिया में पहली वैक्सीन की खबर फैली तो निवेश मांग के साथ साथ एक बाइंग ऐसी थी जो सटोरियों की थी, जिन्हें कह सकते हैं कि वो थोड़े समय में मुनाफा लेकर निकलने वालों की थी, जिन्होंने जैसे ही देखा कि कोविड की वैक्सीन आई और वो अपनी बिकवाली करके बाहर निकल गए। तो शुभम जी, सोने में जो इन्वेस्टमेंट है ये इकोनॉमी के लिए कैसी खबर है? देखिए, एक बड़े निवेशक हैं देश के, रुचिर शर्मा, उन्होंने पिछले हफ्ते एक बड़ा आर्टिकल लिखा, देश के तमाम समाचार पत्रों में वो छपा, और उन्होंने उसमें ये बात कही कि गोल्ड एक ऐसी एसेट है जो जिसमें जितनी भी पूंजी जा रही है वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। क्यों नहीं है, समझने की जरूरत है कि जैसे हम गोल्ड में अगर कोई निवेश करते हैं नितिन, तो कैसे करते हैं? जैसे हमारी आपकी मम्मी या हमारी आपके रिश्तेदारी में अगर कोई गोल्ड खरीदता है तो गहने खरीद लाते हैं, गहने खरीद के लाते हैं, वो बैंकों के लॉकर में होते हैं या घरों के लॉकर में होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या होता है कि वो इकोनॉमी में वो पैसा कहीं घूम नहीं रहा है। वही पैसा अगर आप 1 लाख रुपए का सोना लेने की जगह अगर आप उस 1 लाख रुपए से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाख रुपए आप कोई प्रॉपर्टी बुक कराते हैं, कोई फ्लैट, तो जब आप प्रॉपर्टी बुक कराते हैं या कोई घर खरीदते हैं तो उसको बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, ईटा चाहिए, मजदूर चाहिए, पानी चाहिए। तब क्या होता है कि आपके उस 1 लाख रुपए से कई लोगों को रोजगार मिलता है और वो मार्केट में पैसा घूमता है। और जब आप सोने में कोई निवेश कर देते हैं तो वो पैसा एक तरीके से बंद हो जाता है। अब वो चाहे निवेश आप गोल्ड ETF के थ्रू करें, चाहे वो निवेश आप गहनों में करें, चाहे वो गोल्ड में निवेश आप बॉन्ड के माध्यम से करें। गोल्ड में जो निवेश है, दरअसल वो पैसा अगर उद्योगों में, अगर वो औद्योगिक गतिविधियों में, अगर वो किसी और सेक्टर में पैसा लगेगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में वो पैसा घूमेगा और जिससे अर्थव्यवस्था में मांग आएगी, अर्थव्यवस्था में काम आएंगे और GDP आर्थिक विकास को सहारा मिलेगा। तो इसीलिए यही कारण है, अगर आप देखें कि लगातार सरकारें, बल्कि पिछली बार जब NDA सरकार बनी थी तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, वो गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम लाए थे कि अगर आपके घरों में रखा सोना है तो आप सरकार को दीजिए, सरकार उसको मोनेटाइज कर देगी, है ना। गोल्ड बॉन्ड की स्कीम लाने के पीछे यही वजह है कि बहुत आप बाजार से जाके सुनानों से सोना मत खरीदिए। अगर आपको सोना खरीदना भी है तो सरकार से कागज में सोना खरीद लीजिए, 2.5% एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश ये होती है, पूरी ताकत ये होती है कि बहुत किसी भी तरीके से गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से लोगों को अलग हटाकर और वो पैसा शेयर बाजार में, वो पैसा रियल एस्टेट में, वो पैसा अन्य निवेश विकल्पों में लगाया जाए, जिससे कि वो इकोनॉमी के फंक्शन में मददगार साबित हो। तो चलते हैं शुभम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है हाँ जी ना जी। शुभम, इस सेगमेंट के हाजी वाले हिस्से में आप हमें ये बताएं कि अगर कोई अभी सोने में पैसा लगाना ही चाहता हो तो उसे क्यों लगाना चाहिए? सोने में पैसा लगाना चाहता है तो उसे इसलिए लगाना चाहिए कि अभी देश में जिस तरीके से पूरी दुनिया में करेंसी प्रिंट की जा रही है, तमाम सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए इकोनॉमिक पैकेज दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन के हेज करने के लिए गोल्ड सबसे सेफ हेवन माना जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, एवेन्यू माना जाता है, इसलिए आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। हाँ जी, ये तो हुआ हाँ जी। और क्यों नहीं अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सही समय है? मेरा ये कहना होगा कि अगर आप कोई गोल्ड में केवल एक छोटे समय के लिए ट्रेंड पकड़ने के लिए निवेश करना चाहता है, गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतें 45, 50, 55, 56 इन कीमतों को देखकर केवल आ रहा है और वो छोटे समय में मुनाफा कमाना चाहता है, तो उसे इस समय बाजार से दूर रहना चाहिए।
क्योंकि कोई भी वैक्सीन आने की खबर बाजार में फिर से उतार चढ़ाव को बढ़ा सकती है। और अगर आप छोटी पूंजी लेकर बाजार में ट्रेड करने उतरते हैं, स्पेशली निवेश नहीं ट्रेड करने उतरते हैं, तो आपको एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजार जिस लेवल पर है, अगर इस लेवल से नीचे आता है और दोबारा पहुंचने में उसको कुछ समय लगता है, तो शायद आपको अच्छे रिटर्न छोटे से मध्यम अवधि में मिलना मुश्किल होंगे। शुभम, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि क्या सोने को, मतलब इसकी कीमत को वोलेटाइल कहना अभी सही होगा? मेरा एक कंफ्यूजन दूर कीजिए पहले और फिर हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल सही होगा। वोलेटाइल मतलब सीधी सी बात है कि एक दिशा में अब सोना जाता नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 15 से 20 सत्रों में सोने में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन अब सोना वोलेटाइल रहेगा। आने वाली छोटी सी मध्यम अवधि में हम देखेंगे एक तरफा चाल सोने में नहीं मिलेगी। बढ़िया जी शुभम जी, आपने हमारी दुविधा दूर कर दी। अच्छा, पूरे हफ्ते में लगा रहा है उतार चढ़ाव को समझने में, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। अब वक्त हो चला है रैपिड फायर राउंड का। मैं जल्दी सवाल पूछता हूँ। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार चाहती है कि सोना ना खरीदें, लेकिन फिर भी बैंक खरीदते हैं, निवेशक खरीदते हैं, इसकी वजह क्या है? एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ कहूंगा नितिन, कि अगर जो एक अमेरिका के बड़े निवेशक हैं, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, वो ये कहते हैं कि आप बचाइए उस चीज को जो निश्चित है, जो लिमिटेड है। मतलब जैसे हम अपने दुनिया में देखते हैं कि सरकारें या किन चीजों को बचाने को कहती हैं, सेव वाटर, पानी क्यों बचाइए? क्योंकि पानी निश्चित है। सेव ट्रीज, पेड़ों को क्यों बचाइए? क्योंकि वो निश्चित है। तो इसी धारणा के सहित निवेशक ये मानते हैं क्योंकि गोल्ड निश्चित है, गोल्ड तो एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा गोल्ड नहीं, इसीलिए गोल्ड को सेव करने की सलाह देते हैं। रॉबर्ट का ये थ्योरी है इसकी, पैसा कभी मत बचाइए। पैसा इसलिए मत बचाइए, वो तो जब जितनी जरूरत होगी सरकारें छाप सकती हैं, बैंक छाप सकते हैं, और हम देख रहे हैं चाहे फेडरल रिजर्व हो या भारत की स्टेट बैंक हो, अगर पैसों की जरूरत है तो नोट छाप दिए जाते हैं, डॉलर छाप दिए जाते हैं, नई करेंसी प्रिंट हो जाती है और बांट दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब आप नई करेंसी और छापते हैं तो जो डॉलर डॉलर इंडेक्स यहाँ 100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, वो घट के 96 रह जाता है, 92 रह जाता है। तो हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं। इन्फ्लेशन का बढ़ना भी यही मतलब है। जब आप 100 रुपए बचाते हैं और जिस चीज को आज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं, अगर कल ना खरीदता है वो 110 की हो जाएगी, तो इसका मतलब आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो लाख सरकार की कोशिशों के बाद गोल्ड के प्रति उदासीन रवैया लोगों को अख्तियार करने के लिए कहने के बावजूद अगर गोल्ड खरीदा जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के एक तो क्लोज टू हार्ट है, भारत में सोने को रखने के प्रति लोगों की एक मजबूत धारणा है, और दूसरी बात यह है कि जब आपकी करेंसी लगातार कमजोर हो रही है, नई छापे जा रहे हैं आप, तो लोगों को ये लगता है कि कम से कम ऐसी चीज बचाओ जो लिमिटेड है, निश्चित है और जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर को गॉड्स मनी कहा जाता है। ये तब थी जब हम सब नहीं थे, जब ये दुनिया नहीं थी, और ये तब भी रहेगी जब दुनिया से आखिरी कॉकरोच मर जाएगा। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल है शुभम, अभी सोना खरीदने का सही समय है या बेचने का? अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पहले से सोना खरीद रखा है और आप ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं, तो एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। नई खरीद बनाने के लिए, नई खरीद करने के लिए अभी शायद थोड़ा रुकना चाहिए। अगर निवेश आपको करना है लंबी अवधि के लिए, तो आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो ETF हो, छोटी छोटी खरीद शुरू कर सकते हैं। मेरा तीसरा सवाल है कि वक्त बुरा चल रहा है, बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो सोना बुरे वक्त का साथी तो होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सोना बुरे वक्त का साथी इसीलिए होता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपने देखा होगा कि अभी पिछली आर्थिक समीक्षा से जुड़े वक्तव्य को देते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि गोल्ड के जो लोन की सीमा है उसको 75 से बढ़ाकर 90% कर दिया। यानी कि अगर आप 100 रुपए की वैल्यू पे पहले 75 रुपए लोन ले सकते थे, अब 90 रुपए लोन ले सकते हैं। तो अगर आपके घर पे सोना रखा है, आपको मार्केट में पहले से ज्यादा पैसा मिल सकता है। बुरे वक्त का साथी है, तो अगर किसी का बुरा वक्त है तो बिल्कुल इससे वो पैसा ज्यादा ले सकता है। मेरा चौथा सवाल शुभम ये है कि सोने की बात तो बहुत हो गई, चांदी रह गया, वहां क्या चल रहा है? सोने के साथ साथ ही दरअसल चांदी चलती है। हालांकि चांदी में जो रन है वो सोने से, अगर आप सही मायने में देखें तो एक समय था जब सोना 35-36 हजार होता था और चांदी 75 हजार होती थी। यानी कि लगभग 2.5 गुने का डिफरेंस इन दोनों जो मेटल्स हैं इनमें रहता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि 60-65 हजार के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है और 55 के आसपास आपका सोना ट्रेड कर रहा है। तो ये डिफरेंस कम हो गया है। तो इसीलिए अगर आप मार्केट एक्सपर्ट से बात करिए तो ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में चांदी में बड़ी तेजी की गुंजाइश है।
सोना शायद बहुत तेजी से नहीं दौड़े। ये तो था रैपिड फायर राउंड और अब तो चला है शुभम से कुछ टिप्स चुराने का। शुभम, गोल्ड की कीमत या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई टिप्स जो आप देना चाहें, बेसिकली किन बातों का अभी ख्याल रखने का समय है ये? मेरी एक छोटी सलाह जो मेरे सारे श्रोताओं के लिए होगी वो ये होगी कि अगर आप गोल्ड में वाकई निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो फाइनेंशियल प्लानर हैं वो ये सलाह देते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा, चाहे वो 10% हो चाहे वो 15% हो, एक हिस्सा गोल्ड का भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में इस समय गोल्ड को खरीदने के जितने विकल्प उपलब्ध हैं निवेश के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ निवेश के लिए, अगर गहने खरीदने हैं तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इस समय देश में जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है गोल्ड बॉन्ड का। क्योंकि गोल्ड बॉन्ड खरीदने में आपसे गोल्ड की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको रिजर्व बैंक की ओर से जारी किया हुआ एक बॉन्ड मिलता है। दूसरा, अगर आपने 1,000 रुपए पे सोना खरीदा और अगर सोने की कीमत 1,500 रुपए होगी तो आपको 500 रुपए का वो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, जो शायद गहने वाले को या किसी और को भी मिलेगा। इसके अलावा 2.5% आपको सरकार एक्स्ट्रा ब्याज देगी। तीसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन उस बॉन्ड को खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट ऑनलाइन पर मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार गोल्ड बॉन्ड के विकल्प पर जरूर सोचिए। तो ये बात हुई सोने की। अगले शनिवार जब हम फिर से वापस आएंगे शुभम, तो मनी मैनेजर में किस टॉपिक पर बात होगी, आप ही बता दीजिए। मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे लोग अपने सीए के पास या अपने जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ के इनकम टैक्स से जुड़ी बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने चेक जमा करा रहे हैं, इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, क्या करें क्या ना करें, अगले साल की प्लानिंग कैसे करें, 2 रिजीम होंगी इस बार, नई इनकम टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर है या पुरानी ज्यादा बेटर है, कौन से का चुनाव करें, फेसलेस के बाद क्या होगा, सरकार ने बोल तो दिया। फेसलेस पर हमने जरूर एक सवाल लिया, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे कि देश में फेसलेस व्यवस्था चल पाएगी क्या, पहले से नहीं चल रही थी, अगर चल रही थी तो अब उसमें नया क्या है, क्या खामियां हैं, क्या सफलताओं में बड़े रोड़े हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो अब वक्त है हमारे लास्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है क्लोजिंग बेल। तो शुभम, आखिर में कुछ जरूरी बातें, कुछ आपके टिप्स कि हमें इस हफ्ते जो कारोबारी हफ्ता चलेगा मंडे से, हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है और हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में एक गिरावट पिछले सत्रों में हमने देखी कि हल्की गिरावट आई है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट सीजन के खत्म होने के बाद मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी चीज जो है वो आएगी अब आपके। दूसरी एक बड़ी चीज ये थी कि कोविड की वैक्सीन को लेकर अब चर्चाएं और तेज हो गई हैं। रशिया की तरफ से ये साफ किया जाएगा कि वो वैक्सीन कितनी ट्रायल किए गए थे वो देश के सामने रखा जाएगा। इधर भारत में भी जो वैक्सीन तैयार हो रही थी उसने अपना पहला ट्रायल पूरा कर लिया, ये खबर आ गई। तो वैक्सीन को लेकर मुझे लगता है कि ये हफ्ता गर्म रहेगा और जिसका असर बाजार पर भी पड़ेगा। जी, तो ये था हमारा वीकली प्रोग्राम मनी मैनेजर, उसका दूसरा एपिसोड, जिसे लेकर हम आते हैं हर शनिवार। और आज आपने सुना आपकी जेब से जुड़ी एक एक जानकारी बहुत आसान भाषा में, खासतौर पर सोने की बात जो आपके बटुए से जुड़ी है। हमारी कोशिश रहती है कि आप बचाएं और खूब बचाएं। तो आज तक रेडियो का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस प्रोग्राम को डिजाइन और प्रोड्यूस किया हमारे प्रोड्यूसर ऋतुराज ने, और जो बीच बीच में आपने म्यूजिक सुना उसका काम संभाले हुए थे सचिन द्विवेदी। अगले एपिसोड के लिए आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया है। उससे जुड़ा कोई भी सवाल हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जिस भाषा में चाहे हमें लिखकर भेजिए, लेकिन भेजेंगे कहाँ? वो है radio@aajtak.com। यहाँ पर जरूर हमें मेल कीजिए। अगले शनिवार लेकर आएंगे हम मनी मैनेजर का तीसरा अंक। तब तक के लिए नितिन ठाकुर और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधर दोनों को ही दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो। हैव अ गुड वीक। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।